शुरू में समझ में नहीं आता कि इतना टेंट्रम क्यों थ्रो कर रहे हैं या बच्चे को चीजें क्यों समझ में नहीं आ रही। हम सिंपल सी भाषा में उनको समझा रहे हैं, लेकिन हमें बहुत कुछ समझना होगा बच्चे को समझाने से पहले। वो मेरी बेटी ने मुझे समझाया। ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनके पेरेंट्स थे, उस ज़माने की पेरेंटिंग, देन हमारे ज़माने की पेरेंटिंग एंड जो फ्यूचर में आने वाली है, उसमें क्या डिफरेंस है आप? उस वक्त अगर बच्चे को माँ डांट देती थी तो बच्चा अगर दादी के पास चला गया रोते रोते, किसी के पास उसने बोल दिया, तो दादी उसका माइंड डाइवर्ट कर देती थी। अच्छा बेटा, मम्मा ने मारा, कोई नहीं बेटा, तू इधर आ, मैं तेरे को चॉकलेट देती हूँ, तेरे को मैं कहानी सुनाती हूँ। तो वो भूल जाता था कि डांट भी पड़ी थी थोड़ी देर पहले। लेकिन अगर आज की डेट में आप देखेंगे तो फैमिलीज जो है बहुत न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। तो अब अगर माँ बाप बच्चे को डांट देते हैं, और आज के टाइम में ना फ्रेंड्स भी वैसे नहीं रहे, क्योंकि प्ले टाइम ही नहीं हो पाता, सब तो स्क्रीन में लगे हुए हैं, तो वो उनके साथ भी शेयर नहीं कर पाता। तो बच्चा अपने आप को एक कमरे में बंद कर देता है और उससे वो डिप्रेशन में आता है। पब्लिक प्लेस में ऐसे बच्चा टेंट्रम थ्रो करता है आजकल, और आसपास के जो लोग हैं ना, वो जज करना शुरू कर देते हैं। हमें कहीं पर जाना है, किसी वेकेशन पे जाना है, और सडनली मुझे कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है, तो मैं नहीं जाऊंगी। गुस्सा तो बहुत आएगा कि यार टिकट्स कर लिए, सब चीजें कर ली और मैं नहीं जा पा रही हूँ। लेकिन हमें इमोशंस कंट्रोल करने आते हैं, तो हम कर लेंगे, हंसते हंसते वो काम कर लेंगे। लेकिन बच्चा ऐसा नहीं करेगा, वो उसी वक्त रोने लगेगा, जिद करने लगेगा। आजकल बच्चा एक चीज मांगता है, हम 5 दे देते हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हम सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे टाइम में नहीं था, टाइम में नहीं था, तभी तो हम लोगों ने उस चीज की इम्पोर्टेंस समझी। आज हम इतना हाथ पांव मारते हैं चीजें कमाने के लिए, क्योंकि हमें इम्पोर्टेंस पता है कि वो कैसे होती है। बच्चों के लिए हम क्या कर रहे हैं, इतना सिंपल कर रहे हैं हर चीज को कि उनको पता ही नहीं है कि टफ चीज होती क्या। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मीट द मैवरिक्स पॉडकास्ट। आज का जो एपिसोड है बड़ा स्पेशल है। आज के एपिसोड में हम बातें करने वाले हैं पेरेंटिंग की उन चैलेंजेस के बारे में जो हर इंडियन पेरेंट फेस करता है। टेंट्रम, स्क्रीन टाइम, ईटिंग प्रॉब्लम्स, और बच्चे के आने के बाद स्पेशली कपल की लाइफ में क्या बदलाव आते हैं। आज हम उन सब बातों पे चर्चा करेंगे और डिस्कस करेंगे एक रिलेशनशिप एंड पेरेंटिंग कोच निज्जू मचान के साथ। तो चलिए उनसे बात करते हैं। पर मैं चाहता हूं कि अगर आपने इस पॉडकास्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका हर एक लाइक, सब्सक्राइब मुझे प्रेरित करता है कि मैं हर वीक एक नए मैवरिक को लेके आऊं और उनसे बात कर सकें और उनसे कुछ सीख सकें, लाइफ विजडम ले सकें, स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ एंड लाइफ लेसन्स एंड लाइफ विजडम। तो चलिए बात करते हैं आज की हमारी मैवरिक निज्जू के साथ। हेलो निज्जू, आपका मीट द मैवरिक्स में स्वागत है। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम टू कम ऑन दिस पॉडकास्ट एंड टॉक अबाउट पेरेंट कोचिंग, बेसिकली हाउ द पेरेंट्स शुड बिहेव। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? जी बढ़िया। यहाँ पे ठंड काफ़ी है, बर्फ़ पड़ चुकी थी पहले, अभी तो चलो ठीक है। वेरी 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 कोल्ड है, अच्छा, बड़े ठंड है यहाँ पे। ओके। मुंबई में कैसा है? मैं मुंबई में हूँ, तो जी, मुंबई में 12 महीने गर्मी रहती है, गर्मी तो रहती है। नॉर्मल है टेम्परेचर। दैट्स गुड। हाँ, बस एसी अभी तक ऑन नहीं करना पड़ रहा है, ऐसा है। दैट्स गुड, दैट्स गुड। आई लाइक दैट, यू नो। ठंड यहाँ पे ठंड काफ़ी हो जाती है, तो इसलिए फिर फील होता है यार मैं इंडिया जाऊँ, इंडिया में कहीं धूप में बैठूँ। हाँ यहाँ तो धूप ही नहीं निकलती हाँ कभी ना। कभी। हाँ, मैं शिमला से ही हूँ, जी। तो शिमला ओ, में ऐसी ठंडी होती है, वहां एग्जैक्टली। पर हम लोग धूप सेकते हैं, जी, उसका अलग मजा है। अलग बात, सही बात है। जी वो मूंगफली खाओ या इस बार जी। गच्चा खाओ कुछ, हाँ तो हाँ इट्स हाँ, सो गुड, इजंट इट? यार, और चाय, चाय चाय, होना जी, बहुत हंड्रेड जरूरी है। परसेंट, 100%। वो तो खैर मैं यहाँ पे भी नहीं छोड़ती हूँ, मुंबई में भी नहीं, चाय तो चाय। अब आप मुझे वो फोमो जी वाली फीलिंग दे रहे हैं कि मैं इंडिया जाऊं और बैठूं वहां पे चाय पीऊं। बिल्कुल। जी जी जी, जी। नहीं, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर कमिंग। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली। आज जैसे हम बात करें जेन जी और जेन अल्फा, जो आने वाली जनरेशन है उसके बारे में, और पेरेंटिंग कैसे जी चेंज हुई है, जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने कैसे की, हमने कैसे की, और आगे कैसे होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो दोस्तों प्लीज़ पूरा सुनिएगा ये एपिसोड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम सभी के लिए और हमारे आने वाले जनरेशन्स के लिए। तो रिजू, पहले तो ये बताएं आपको पेरेंटिंग कोच बनने का कैसे हुआ, कि कैसे डिसीजन लिया आपने? देखिए, मैं सच बताऊं तो जब मेरी बेटी हुई, उसके बाद ही मैंने पेरेंटिंग के बारे में समझा, सीखा। मैं ये कहना चाहूंगी कि हम बच्चा पैदा नहीं करते हैं, वो एक माँ या एक बाप को पैदा करते हैं। उससे पहले मैंने कभी भी बच्चे को पकड़ा भी नहीं था, बहुत डर लगता था, मैं बहुत डर हम्म, जाती थी अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी को पकड़ना भी पड़े। लेकिन जब मेरी बेटी हुई तो कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती थी कि मैं बहुत पैनिक हो जाती थी। अगर वो रो रही है तो उससे ज्यादा मैं रोती थी,
क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था कि कैसे हैंडल करना है। मैं बहुत पैनिक हो जाती थी। फिर धीरे-धीरे मैंने रिसर्च करना शुरू किया, थोड़ा नॉलेज गेन करना शुरू किया और फिर मुझे लगा कि मेरे जैसे बहुत सारी माएँ होंगी, तो क्यों ना सबकी हेल्प की जाए, जिनकी भी कर सकते हैं और आजकल प्लेटफ़ॉर्म्स तो इतने सारे हैं ही हैं। तो जी। मैंने वहाँ से स्टार्ट किया इसे। जी, नाइस। तो कौन-सा आपको जो चैलेंज लगा बेटी के साथ? आपने कहा 4 ईयर ओल्ड है बेटी आपकी? जी, 4 ईयर ओल्ड, हाँ 4 जी, ईयर ओल्ड है। 4 तो ईयर ओल्ड स है। बेटी के सबसे जी। बड़ा पेरेंटिंग चैलेंज क्या रहा आपके लिए? और उस एक्चुअली उसने आपको सिखाया भी क्या? हाँ, देखिए मेरी बेटी ने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन जो मेरे लिए चैलेंज जो मैंने फेस किए हैं, जी। वो सबसे पहला टेंट्रम इश्यू जो हर माँ-बाप फेस करते हुँ, हैं। हुँ। तो शुरू में समझ में नहीं आता कि इतना टेंट्रम क्यों थ्रो कर रहे हैं या बच्चे को चीज़ें क्यों समझ में नहीं आ रही है, हम सिंपल सी भाषा में उनको समझा रहे हैं। लेकिन हमें बहुत कुछ समझना होगा बच्चे को समझाने से पहले, वो मेरी बेटी ने मुझे समझाया। वो मुझे कहती कि मम्मा आई एम अ बेबी सो डोंट शाउट। तो मुझे वो छोटी-छोटी चीज़ें समझ में आती थी कि हाँ, मतलब कितना ज़रूरी है बच्चे में और हमारे में कितना फ़र्क है। तो दूसरा था स्क्रीन टाइम जो आजकल बहुत बड़ा ओह! इश्यू हो गया है बड़ा इश्यू है, जी। कि और ऊपर से वो क्या देख रहा है, बच्चा क्या देख रहा है, क्या कंज़्यूम कर रहा है, वो बहुत मैटर करता है। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने फ़ेस करी हैं और उनको समझा है। हुँ, ये आपने मुझे मेरी बात भी याद दिला दी। छोटे होते मैं शाउट कर रहा था, वो जी। मेरी बेटी कहती डोंट बी अ मॉन्स्टर। ओह! इतना ओह! बड़ा वर्ड मेरे दिल को लग गया, मॉन्स्टर, एम आई अ आई नो, मॉन्स्टर? आई नो, तो वो अब मैं आई नो। अब आपने मुझे वो बात याद दिला दी। तो होता है, वो अरे! बच्चे सिखाते हैं बच्चे कई की बार। बात ना हाँ, हुँ, आई नो, बहुत बहुत हर्ट होता है, किसी और का नहीं होता अभी हर्ट। बच्चे का ही प्यार मैटर करता है सबसे ज़्यादा और बच्चे का ही गुस्सा बहुत जी, ज़्यादा हर्ट करता है हमें। जी। जी। तो दीजिए बताइए आपको, आपने ऐसे कोचिंग में आए, पेरेंटिंग कोचिंग में, एंड आपको क्या लगता है कि जी। जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनके पेरेंट्स थे, उस ज़माने की पेरेंटिंग, देन हमारे ज़माने की हुँ। पेरेंटिंग एंड जो फ्यूचर में आने वाली है, उसमें क्या डिफरेंस है? आपको क्या लगता है? देखिए, जो हमारे ज़माने की पेरेंटिंग थी, अगर देखा जाए तो उस वक़्त अगर आप फैमिलीज़ में देखिए तो कितने मेंबर्स होते थे? 6 टू 7 मेंबर्स होते ही थे। जॉइंट फैमिली होती थी। दादा-दादी होते थे, जी, जी। मम्मी-पापा, हाँ। और हुँ, हमारे आस-पड़ोस वाले भी ऐसे होते थे कि वो भी रिलेटिव्स जैसे ही होते थे। हम चाचू-चाची, जी। मामू-मामी ऐसे ही उनको बुलाते थे। तो उस वक़्त अगर बच्चे को माँ डाँट देती थी, तो बच्चा अगर दादी के पास चला गया रोते-रोते, किसी के पास उसने बोल दिया, तो दादी उसका माइंड डाइवर्ट कर देती थी। अच्छा बेटा मम्मा ने मारा, कोई नहीं बेटा तू इधर आ, मैं तेरे को चॉकलेट देती हूँ, तेरे को मैं कहानी सुनाती हूँ। या पड़ोस में चले जाएगा, बच्चों के साथ खेल लेगा, तो वो भूल जाता था कि डाँट भी पड़ी थी थोड़ी देर पहले। लेकिन अगर आज की डेट में आप देखेंगे, तो फैमिलीज़ जो हैं बहुत न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं। उनमें मतलब हार्डली 2 या 3 ही मेंबर्स होते हैं, ठीक है? तो अब अगर माँ-बाप बच्चे को डाँट देते हैं और आज के टाइम में ना फ्रेंड्स भी वैसे नहीं रहे हैं, क्योंकि प्ले टाइम ही नहीं हो पाता, सब हुँ, तो स्क्रीन में लगे हुए हैं। तो वो उनके साथ भी शेयर नहीं कर पाता, तो बच्चा अपने आप को एक कमरे में बंद कर देता है और उससे वो डिप्रेशन में आ जाता है। और आपने देखा होगा बहुत सारे सुसाइडल टेंडेंसी भी इसी वजह से होती है क्योंकि वो किसी को बोल ही नहीं रख पा रहा है अपने इमोशंस को। वो रो नहीं पा रहा है, राइट? तो इसलिए आज के टाइम पे और पुराने टाइम में यही फ़र्क है कि आज के टाइम में जेंटल पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे का इमोशनल कनेक्शन आपके साथ होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाहर के लोग वो चीज़ें नहीं समझेंगे और हो सकता है कि बाहर के लोग स्पॉइल करने बैठे हों। आपका बच्चा जाएगा, उनसे अपने इमोशंस को शेयर करेगा और वो उस चीज़ का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो हुँ, कहीं न कहीं माँ-बाप को अवेलेबल होना पड़ेगा बच्चे के इमोशंस के लिए। पुराने ज़माने की बात अलग थी क्योंकि उस वक़्त बहुत सारे लोग थे जिनसे बच्चा शेयर कर पाता था, भूल जाता था चीज़ें। आज के टाइम पे वो नहीं होता। या तो वो स्क्रीन टाइम पकड़ लेगा, उसमें बिज़ी हो जाएगा और फिर एक टाइम आता है जब आपके साथ बच्चे का इमोशनल गैप बहुत बढ़ जाता है। फिर आप 100%। उसको नहीं हटा सकते। जी, जी। जी। ये काफ़ी सीखने वाली बात है आजकल के पेरेंट्स के लिए, और जो नए पेरेंट्स बनने वाले भी हैं। एक्चुअली बड़ी अच्छी बात कही आपने। जी। नहीं, जो बताइए आप, अभी जैसे कुछ पेरेंट्स कहते थे ना, पुराने ज़माने के जो पेरेंट्स हैं, जो अरे यार हमारे जी। ज़माने में तो डर से मान जाते थे बच्चे, अब तक के बच्चे तो सर पर चढ़ जाते हैं, राइट? आपने इनको सर पे चढ़ा रखा है। तो आप इस माइंडसेट को कैसे एड्रेस करती हैं? अब देखिए उस टाइम बच्चों को मार पड़ती थी जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चे के पास बहुत सारे लोग हैं जिनसे वो शेयर कर पाते थे। और मार के ना आप बच्चे को एक टेम्परेरी ओबीडिएंट बना सकते हो, थोड़े टाइम के लिए जब तक उसका बस नहीं चलता। जिस दिन वो हुँ, बैकफायर करेगा, उस दिन वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि उसको पता है कि जब मुझे ज़रूरत थी तो मेरे माँ-बाप इमोशनली मेरे साथ नहीं थे वहाँ पे, समझ रहे हैं? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का माँ-बाप के साथ इमोशनल बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है।
आज के टाइम पे। और वो तभी हो सकता है जब आप उसकी बात को आराम से सुनोगे, समझोगे। अगर आप पनिश करते रहोगे तो आप सिर्फ उसमें डर बिठा रहे हो और कुछ नहीं। लेकिन अगर आप उसकी बात सुनोगे तो उसको पता है कि वो दुनिया में कहीं नहीं जाएगा किसी और के पास अपने इमोशंस को शेयर करने, वो पेरेंट्स के पास ही आएगा। हम्म, कुछ और टिप्स बता सकती है ऐसे कैसे और कर सके हम उनके साथ, जैसे आपने कहा इमोशनली अटैच हो, एक्टिव लिसनिंग की हम्म। आप बात करें कि उनको सुने, उनको जाने, जी। कुछ और टिप्स बता सकती हैं इसके हम्म। साथ? जैसे मान लीजिए कि बच्चा कहीं बाहर से खेल के आ रहा है या जी। स्कूल से आ रहा है और फटाफट वो अपने पेरेंट्स को कुछ बताना चाह रहा है। मम्मा या तो ऑफिस के काम में बिजी है या किचन में बिजी है। तो अगर बच्चा अपनी माँ से कुछ कहना चाहता है, मम्मा मम्मा मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, और माँ बोलती है कि अरे रुक जा अभी तू। वो हम्म। मतलब इस तरह से वो कर देगी तो बच्चा शायद थोड़ा सा फिर अपने पापा को फोन करेगा। पापा हो सकता है किसी मीटिंग में बिजी हो, वो बोलेंगे कि बेटा शाम को आके बात करता हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। फिर वो क्या करेगा, अपने किसी फ्रेंड को फोन करेगा, उससे इमोशंस शेयर करेगा। एक दिन हो गया, दूसरे दिन फिर वो आता है, फिर वो बात करता है, फिर आप लोग टाइम नहीं देते हो, मतलब जो पेरेंट्स होते हैं वो टाइम नहीं देते हैं, फिर वो अपने फ्रेंड को फोन करता है। तो अब ये उसका ना एक वो बन जाएगा तरीका कि अपने इमोशंस को किसके साथ शेयर करना है। और फिर कुछ भी होगा वो अपने पेरेंट्स को आके नहीं बताएगा, क्योंकि उसको पता है कि पेरेंट्स ने सुनना ही नहीं है। और फिर कल को बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं जो वो खुद उन चीजों को फेस कर रहा होता है, लेकिन पेरेंट्स को नहीं बताता है। और आपको पता ही है आजकल उनका नतीजा क्या निकल रहा है। 100%। अभी हमने वो देखी जी। थी एडोलेसेंस, नेटफ्लिक्स पे आई थी वेब सीरीज, एक एक बच्चे की से, जी। छोटा बच्चा, आई डोंट नो इफ आपने देखी होगी वो। उसमें एक छोटे बच्चे वो सर इंस्टाग्राम से मेरे वो मैसेजेस से कितना कुछ हो जाता है। अच्छा सर सॉरी, लेकिन जब से मेरी बेटी हुई है ना, मैं टीवी बहुत देखती थी, बहुत बहुत देखती थी। जब से मेरी बेटी हुई है सब कुछ बंद हो चुका है, क्योंकि आज अगर मैं वाह। देखूंगी तो वो भी देखेगी। जी। तो मेरा एक्चुअली सब कुछ बंद हो इंटरेस्टिंग। चुका है, इंटरेस्टिंग सिर्फ इसी और सिर्फ पेरेंटिंग या फिर अपना एक्टिंग लाइन। वाह वाह, दैट्स इंटरेस्टिंग। दो चीज़ें हैं, पहले मैं बात जी। करना चाहता हूँ कि आपने अभी कहा ना कि आपने जैसे वो नेटफ्लिक्स नहीं देखा, हम तो नेटफ्लिक्स बड़ा देखते हैं। आजकल के बच्चे काफ़ी ऑनलाइन, जैसे हमारे ज़माने में तो जैसे आपने कहा पहले सब घर पे बैठ के टीवी देख लिया, दूरदर्शन आता था चलो बैठ के देख लिया, राइट? अब जी। हर जी। जगह ऐप्स हैं, हर जगह डिजिटल फ़ोन्स हैं, टीवी है, नेटफ्लिक्स, प्राइम, वट। तो वो जी। क्या जी। इम्पैक्ट कर रहे हैं आज की जनरेशन में? देखिए, अगर मैं अपने घर की बात करूँ तो मेरी बेटी ने आज वो 4.5 साल की, 4, हाँ 4.5 साल की हो गई अब। उसको हमने टीवी में जो फ़िल्मी गाने होते हैं यही सब बिल्कुल नहीं दिखाया। वाह। और उसको सिर्फ़ सैटरडे और संडे को टीवी दिखाते हैं। मैंने आज तक उसको शुगर नहीं दिया है। मैं कुछ चीज़ों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हूँ शुरू से, बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। सबके लिए फिर मैं हो जाती हूँ जब मेरे बच्चे की बात आती है। तो स्क्रीन टाइम में वो देखती है बायोनॉकुलर या फिर नास्या, जो नॉलेजेबल होता है, और उसमें भी मैं उसके साथ बैठती हूँ। मैं उसके साथ एन्जॉय करती हूँ। एन्जॉय इन द सेंस उसको ऐसा लगे कि हाँ, मैं मोबाइल लेके नहीं बैठती हूँ। क्योंकि मैं बच्चे को क्या सिखाऊँगी अगर मैं खुद कुछ और देख रही हूँ, राइट? और आज के टाइम में ना स्क्रीन टाइम को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जी, गया। बड़ा मुश्किल है। सो अगर मैं आपको बताऊँ, स्टार्टिंग में मेरे लिए ईज़ी था उसके सामने टीवी ऑन कर देना और खुद अपने काम में बिज़ी हो जाना, जब तक मुझे नहीं पता था कि ये कितना हार्मफुल है। तो अचानक से जो कार्टून्स भी हैं आजकल, वो भी इतने अजीब से आते हैं कि आप पैनिक हो जाते हो, रिमोट ढूँढने लगते हो कि इसको चेंज करना है किसी भी तरह से, हुँ, राइट? तो बच्चे को तो नहीं पता ना, बच्चा तो वो सारी चीज़ें देख रहा है, ऑब्ज़र्व कर रहा है। तो इसलिए मैंने किड्स का एक यूट्यूब जो चैनल आता है, वो लेके रखा है, और उसमें क्या वो देखेगी वो मैंने सेट करके रखा है, ठीक है? तो मैं तो इस तरह से मैनेज करती हूँ। बाकी आजकल के बच्चे, जैसे आप स्नैपचैट पे देख लो, जो हुँ, चैट होती है और वो हुँ। एकदम से डिलीट हो जाती है, बच्चे जी, उसका कितना फ़ायदा उठाते हैं। मैंने तो जी। कभी नहीं किया, बट मैंने बहुत पेरेंट्स से सुना है जब वो मुझसे पूछते हैं। या फिर गेम्स में इतना बिज़ी हो जाते हैं, या फिर कई बच्चे तो मतलब उनको ब्लैकमेल करना शुरू हो जाते हैं स्ट्रेंजर्स, उनका फ़ायदा उठाना शुरू हो जाते हैं स्ट्रेंजर्स। तो ये कितनी बड़ी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, ये पेरेंट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए स्क्रीन टाइम नेसेसिटी है आज के टाइम पे। टीवी, मोबाइल आप इससे कब तक दूर रखोगे? लेकिन वो क्या देख रहे हैं, क्वालिटी मैटर्स। हुँ, यही इम्पोर्टेंट बात है ना, क्या देख रहे हैं, कौन-सी नॉलेज ले बहुत, रहे हैं, क्या कौन-सी देख रहे गेन हैं? कर रहे हैं। जी, ये भी काफ़ी प्रॉब्लम जी। आती है। और दूसरी बात आपने जैसे की थी ना, एक्टिंग भी करती हैं आप। एक्टिंग जॉब भी ऐसी है, आपको काफ़ी देर बाहर भी रहना पड़ सकता है, राइट? तो कैसे जी। मैनेज जी। करती हैं फिर एज़ अ कोच, पेरेंटिंग एंड योर ओन तो पेरेंटिंग एज़ वेल? देखिए सर, पहले तो मेरे लिए ईज़ी था।
जब बेबी नहीं थी जी मेरे पास, जी लेकिन जब से बेबी आई है तो मैं बहुत चूजी हो गई हूँ, मैं बहुत कम काम करती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली वो मेरी मेन फील्ड है। हम्म, और मैं और मेरे हस्बैंड ने ये चीज शुरू में ही तय कर ली थी कि बच्चे को 24/7 एक जन देखेगा ही देखेगा। आई एम फ्रॉम शिमला, मेरे हस्बैंड को वहां पर जाना पड़ता है एप्पल सीजन के दौरान 4-5 महीने के लिए, और बाकी टाइम वो यहाँ पर होते हैं। तो वो पूरा लुक आफ्टर करते हैं 24/7। और उस वक्त मैं अपना एक्टिंग करियर पे ध्यान देती हूँ। लेकिन जब वो यहाँ नहीं होते हैं, तो फिर मैं, जैसे मैंने ये पेरेंटिंग का स्टार्ट किया, तो ये मेरा एक जरिया हो गया है, इससे नॉलेज भी मिल रहा है, मैं औरों को बता भी पा रही हूँ जो मैं समझ पाती हूँ, और अपनी बच्ची का भी ध्यान रख पाती हूँ। उस वक्त मैं कोई प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लेती हूँ, ऐसा। जी। सो आप मैनेज करती हैं वर्क लाइफ बैलेंस एज वेल एंड लोड एज वेल, राइट? नहीं, जो अभी बात करते हैं करना बच्चों पड़ता है। बच्चों के बारे में, आप हमें टिप्स दें। जैसे पब्लिक प्लेस में जैसे बच्चा टेंट्रम थ्रो करता है आजकल, राइट? वो अगेन डिपेंड्स ऑन हम्म। हाउ द एनवायरनमेंट इज एट होम, है ना? और आसपास के जो हम्म। लोग हैं ना, वो जज करना शुरू कर देते हैं। तो इस मोमेंट में हम्म। आप क्या टिप देती हैं कि पेरेंट्स को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सब, देखिए, अगर वो पब्लिक में कहीं टैंट्रम थ्रो कर रहा है या कहीं पे भी कर रहा है, तो हमारे लिए मैटर क्या करता है? हमारा बच्चा। हम्म और क्या होता है कि जो उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, ये 4 से 5 साल में डेवलप होना शुरू होता है, और 24 से 25 साल जब हो जाते हैं तब जाके वो डेवलप होता है। तो इससे हमें समझना पड़ेगा कि इस वक्त जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की मैं बात कर रही हूँ, ये इमोशंस को फिल्टर करने का काम करता है, राइट? लेकिन बच्चों को अभी ये नहीं आता कि इमोशंस को कैसे फिल्टर करें, लेकिन हम तो बड़े हैं ना, हम तो पेरेंट्स हैं, हमें तो पता है। अब मान लीजिए कि हमें कहीं पर जाना है, किसी वेकेशन पे जाना है, और सडनली मुझे कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है, तो मैं नहीं जाऊंगी। गुस्सा तो बहुत आएगा कि यार टिकट्स कर लिए हैं, सब चीजें कर ली और मैं नहीं जा पा रही हूँ। लेकिन हमें इमोशंस कंट्रोल करने आते हैं, तो हम कर लेंगे, हंसते हंसते वो काम कर लेंगे। लेकिन बच्चा ऐसा नहीं करेगा, वो उसी वक्त रोने लगेगा, जिद करने लगेगा। तो हम्म इसी तरह से अगर बच्चा कहीं बाहर टेंट्रम थ्रो कर रहा है, तो उस वक्त पेरेंट का काम है कि वो काम डाउन हो जाए, घुटनों पे बैठे उसके सामने, उसको हग करे, कामली उसको, उसकी पीठ थपथपाए। और उस वक्त उसे समझाना कुछ नहीं है। ये हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि बच्चा एक तो वैसे ही गुस्से में है, दूसरा हम उसे समझाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लॉजिकल पार्ट जो होता है बच्चे का, वो बच्चे का या हम सबका, वो हम्म गुस्से में बंद हो जाता है, और सिर्फ हम्म इमोशनल पार्ट जो होता है ब्रेन हम्म का, वो एक्टिव होता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर वो भी गुस्सा कर रहा है और लॉजिकल पार्ट हमारा भी गुस्से में बंद हो जाएगा, तो सिर्फ गुस्सा गुस्सा गुस्सा, और फिर बाद में क्या होगा, हम उसको थप्पड़ मार देंगे या कुछ भी, और उससे इमोशंस जो है उसके, वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए जितना कामली हो सके उतना कामली बच्चे को हैंडल कीजिए। हम्म। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका बच्चा मैटर करता है, ना कि ये दुनिया। 100%, 100%, ये बड़ी अच्छी बात कही जी आपने। जी। हम सभी को इससे सीखना चाहिए। तो दोस्तों, प्लीज़ अगर आप अपने इमोशंस को चेक करें, प्लीज़ अपने बच्चे की तरफ ध्यान दें कि वो क्यों कर रहा है उसको। जैसे निजू ने बताया, आप अपना इमोशन चेक करें, अपना ईक्यू बढ़ाएं जैसे हम कहते हैं ना। जी तो जी जी। निजू, अगर इसी पे चलते हैं, तो अगर डिसिप्लिन और पनिशमेंट की बात करें, तो इसमें क्या डिफरेंस लगता है जी, आपको एज ए पेरेंट कोच, कि डिसिप्लिन और पनिशमेंट में फ़र्क क्या है? पनिशमेंट से तो हम अपने बच्चे में डर पैदा कर रहे हैं ना। हम्म पनिशमेंट मतलब कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मम्मा पीट देगी या पापा पीट देंगे, या किसी रूम में बंद कर देंगे, या कोई भी ऐसा कॉन्सिक्वेंसेज हो सकती हैं जो बच्चे को पता है कि ये पनिशमेंट ही है। तो उससे मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि आप उसको एक टेम्पररी ओबीडियंट बच्चा बना रहे हैं। लेकिन जो डिसिप्लिन होता है ना सर, जैसे मान लीजिए एक पेड़ आपको उगाना है, तो हम्म उसकी शुरुआत एक पौधे से होती है। हम्म अगर आप उसको सीधा ऐसे बनाना है, तो स्टार्टिंग से उसको इधर-उधर से हमें सिक्योर सेट करना करना होगा, पड़ेगा है जी। ना? उस तरह से ग्रो करना होगा ताकि वो, जब वो बड़ा हो जाएगा ना सर, अगर वो टेढ़ा है, तो आप उसको कितना भी ज़ोर लगा लीजिए, वो सीधा नहीं हो सकता। तो डिसिप्लिन भी हमारी लाइफ में वही काम करता है। बच्चे को अगर स्टार्टिंग से, अगर मैं अपने घर की बात बताऊँ, मेरी बेटी को अभी 4 साल की तो है वो, लेकिन जब वो 3 साल की थी तब से, वो टॉयज़ से खेलती है, पूरे घर में फैला देती है और मैं खेलने देती हूँ उसको। लेकिन उसको पता है कि सारे टॉयज़ उसी को समेटने और उसी को जगह पे रखने। वो सुबह उठती है, स्कूल जाती है, उठते ही उसको पता है कि उसको ब्रश करना है, और जो भी मॉर्निंग टास्क वो सारे उसको खुद करने हैं। तो वो एक डिसिप्लिन मैंने उसको सिखा दिया है, और बड़े होके ये उसको बहुत हेल्प करने वाला है। लेकिन अगर आज आप बच्चे को हेल्प कर रहे हो कि चलो मैं ही टॉय समेट देती हूँ, अरे चलो मैं ही कर देती हूँ, तो कल को बच्चा आप पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाएगा। फिर वो अपने लाइफ के डिसीजंस भी खुद नहीं ले सकता। तो ये इतना बड़ा रोल प्ले करता है।
वो डिसिप्लिन इसी उम्र जी, से स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि जैसे आपने बिल्कुल, कहा पेड़ बिल्कुल। अगर बड़ा हो गया 15-20 साल का हो गया, वो तो बिलीव्स बन गए उस बच्चे के तब तक तो स्टार्टिंग से जी, ऐसा जी, लगा जी, बिल्कुल। इज 3 ईयर इज अ गुड ईयर टू स्टार्ट। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म। मतलब 7 इयर्स तक बच्चा बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखता है और उसमें चेंजेस ला सकता है। हम्म। तो ये बेस्ट टाइम होता है जी। कि अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे एप्पल्स के बगीचे हैं, हमारे हम्म। पेड़ हैं। तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मेरे हस्बैंड को मैंने देखा है कि उन्हें पता होता है कि मुझे इस पेड़ को कितनी हाइट देनी है, इस टहनी पे इसको कितना झुकाव मिलना चाहिए। तो वो पहले से ही जब वो छोटा पौधा होता है, तभी से वो उनको बाँधना और वो सब शुरू कर देते हैं, राइट, राइट? राइट, तो राइट। बच्चे में भी उसी तरह से अगर हम्म। डिसिप्लिन स्टार्टिंग से लाना शुरू कर देंगे तो ठीक है। जब वो पेड़ बन जाता है उसके बाद वो उसको नहीं कर हम्म। सकते, हम्म। मतलब उस जी। शेप में नहीं ला सकते जिसमें वो चाहते हैं। हम्म। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरी एनालॉजी आ रही है मेरे दिमाग में कि हम एज ए पेरेंट जी, गार्डनर बनना है, ताकि हम उस पेड़ को अच्छे से कर सकें, अच्छे से डिसिप्लिन भी जी, ला सकें एज ए पेरेंट। मुझे वो एनालॉजी बिल्कुल, मेरे आ रही है दिमाग बिल्कुल। में गार्डनर की। तो उसको पानी ये भी समझ दें, लीजिए एक उसको ग्रीन पौधा आपके। ग्रीन। जी। हाँ, हाँ, एक ग्रीन पौधा है जो आपके अभी मैं तो मुंबई में रहती हूँ तो बालकनी समझ में आ रही है। बालकनी में एक ग्रीन पौधा लगा है, जी। बहुत हरा-भरा सा है। वो जी। आपका बच्चा हो सकता है और वहीं पर एक पौधा जिस पे आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो और वो सूख गया है, बिल्कुल खत्म हो गया है। तो उसको हम्म। सिर्फ आप कुछ नहीं कर सकते उसका। ठीक। और अगर डिसिप्लिन पे ही बात करें तो यहाँ पे जैसे हमारे ना जब बच्चे छोटे थे, ऑब्वियसली मेरी मेरी भी 2 बेटियां हैं, एंड हम उनको अच्छा, 8 बजे देवर ऑन बेड, राइट, एवरी नाइट। तो हमारा सेम, डिसिप्लिन ऐसे होता है। सेम। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में जैसे पेरेंट्स, मैंने देखा काफ़ी देर तक बच्चे जागते रहते हैं, 11, 12, आई नो। 1, तो आपको क्या लगता है कि हुँ। हमें चेंज करना चाहिए ये अप्रोच? बिल्कुल करना चाहिए सर। मैं भी अगर बात बताऊँ तो मेरी एक बेटी है, ठीक है? आप जानती हैं शिकायना। वो 8 बजे मैं उसको सुला देती हूँ, मतलब स्टोरीज़ जी, सुनाती हूँ स्टोरी या सुना कुछ भी, के, तो या उस तरह से या मैं उसको सुला। हाँ, अभी उसकी एक्चुअली कुंग फू क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो उसके लिए वो 1 घंटा अभी लेट हो जाती है, मतलब 9 ओ क्लॉक। तो उसको बेड पे मैं डाल देती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि बच्चे को 9 से 11 घंटे तक की नींद बहुत ज़रूरी होती है सर। अब सुबह उसको 7 बजे उठना है, स्कूल जाना है, 8 बजे स्कूल पहुँचना है और बीच में उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है। तो उसमें ना एक वो पैनिक वाला जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाता है। हर चीज़ में पैनिक, जल्दी करो, जल्दी करो। आपको अपना रूटीन सुधारना होगा। मैं खुद यहाँ पर देखती हूँ तो बच्चे सैटरडे को अगर फ्राइडे सैटरडे को तो 12-12 बजे तक खेल रहे होते हैं जी। प्लेग्राउंड में, आवाज़ें आ रही होती हैं। जी। तो उस वक़्त पेरेंट्स को लगता है ठीक है ना, ये लोग खेल लेंगे तो हमारा भी थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, हम कुछ और काम कर लेंगे। लेकिन आप आज अपने कम्फर्ट ज़ोन के लिए बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हो। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा नींद में भी बहुत ग्रो करता है। अब आपने सुना होगा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। हम्म। तो कॉन्शियस माइंड जो होता है जब तक हम सोते नहीं हैं तब तक वो काम करता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हमारे सोने के बाद भी काम करता है। और उस वक़्त वो पूरा टाइम जो 9 से 11 का मैंने आपको बताया, वो बच्चे के लिए, उसके सबकॉन्शियस माइंड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम्म। तो स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देखा जाए तो काफ़ी जी, जी, अंडररेटेड जी। है स्लीप की। क्योंकि जब भी मैं इंडिया आता हूँ तो मैं देखता हूँ काफ़ी बच्चे लेट नाइट तक जागते रहते हैं, देन ऑन द फोन और गेम्स हुँ। खेलते रहते हैं। तो वो उनके ब्रेन टीवी डेवलपमेंट के दिखा लिए भी अच्छा देंगे, नहीं है, स्क्रीन राइट? टाइम। स्क्रीन टाइम, एग्जैक्टली। हाँ, मैंने कई पेरेंट्स से सुना है, कई पेरेंट्स से मैं सुनती हूँ तो जब इसकी स्कूल जाती हूँ कि अरे हमारे बच्चे तो 11 बजे तक नहीं सो पाते हैं, वो तो टीवी देखते हैं। तो स्क्रीन टाइम तो उनकी नींद को और उड़ा रहा है। आपको स्क्रीन हम्म। टाइम तो सोने से 4-5 घंटे 4 घंटे पहले ही बंद कर देना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए स्क्रीन टाइम, क्योंकि बच्चा और एक्टिव हो जाता है उससे। तो हमारी खुद की ही गलतियाँ और फिर हम कहते हैं कि बच्चा देखो सुनता ही नहीं है, बिगड़ गया, एक सर्टेन एज पे हम ये बोलते हैं। दैट्स ट्रू। ये छोटी-छोटी चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन ये छोटी नहीं है सर। यही वो बीज हम्म। और वो खाद है, जो पौधे को अच्छा हरा-भरा बना सकती है। जी। अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो आपको, जैसे आपने हम बात कर रहे थे ना कि पहले ज़माने में जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो वो हम हुँ, कहते हैं चलो हुँ। दादी के पास सो जा, दादू के पास सो जा, या ननिहाल गए तो नाना जी के पास, नानी जी के पास सो जा। तो अभी जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, सब एक दो फैमिलीज हम भी यहाँ पे जैसे देखा है न्यूक्लियर फैमिली है, तो हम हुँ, हुँ। अपनी कंफर्ट के लिए हम कहते हैं यार चलो मुझे भी थोड़ा टाइम मिल जाए। पहले ज़माने में था, चलो हुँ। सो जाते थे कि तो हम पेरेंट्स को टाइम मिल जाता था अपने लिए। तो अभी क्योंकि हुँ। पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया है, ये आपको ज़्यादा लग रहा है कि अभी ये जो प्रॉब्लम्स हैं अभी इसीलिए ज़्यादा आ रही हैं बच्चों में?
सब वही बात जो मैंने आपको कहा कि पेरेंट्स ने सिर्फ अपना कंफर्ट जोन के कंफर्ट हिसाब के से लिए, सोचते हैं। मैं जी जितनी भी मदर्स से बात करती हूँ वो ये कहती हैं कि हम काम नहीं कर सकते साथ साथ, वो हम हाउस वाइफ भी ठीक है क्योंकि बच्चों को बहुत टाइम देना पड़ता है। लेकिन आपका वो टाइम जा कहाँ रहा है? सॉरी टू से, लेकिन अगर आप उन्हीं के बच्चों को देखोगे तो या तो वो स्क्रीन टाइम ज्यादा ले रहे हैं या प्लेग्राउंड में रात को 11-11 बजे तक खेल रहे हैं। ठीक है, तो आपका रोल क्या है? बच्चा जब सो जाए, अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैं एक्टर भी हूँ, मैं पेरेंटिंग कोच भी हूँ, और भी काफी सारे सोशल हैंडल्स हैं जो मैं संभाल रही हूँ। मेरी बेटी का भी मैंने एक चैनल स्टार्ट किया है, और भी बहुत चीजें। तो इनको मैं कैसे हैंडल करती हूँ? और साथ में बच्चे का भी मैंने आपको बताया कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ कुछ चीजों में, तो उन्हें भी मुझे फॉलो करना है। जब वो सो जाती है उसके 1 घंटे बाद से मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। रात को थोड़ा हमारी नींद थोड़ी कम चलेगी, मतलब 7 घंटे की नींद हमारी सफिशिएंट है। बच्चे को 9 से 11 की नींद हम्म मिलनी चाहिए। हम्म ठीक है, आप उस वक्त अपनी चीजों को कर सकते हो। बच्चे को स्क्रीन टाइम दिखाने से अच्छा आप उसका प्ले कर सकते हो, आप ड्राइंग कर सकते हो। तो जैसे आज के टाइम में कहते हैं ना कि नहीं नहीं नहीं, वो बिना स्क्रीन टाइम के खाना ही नहीं खाएगा। आप हाँ बच्चे का माइंड डाइवर्ट करके तो देखो, वो इतने प्यारे इतने चंचल होते हैं, वो भूल जाते हैं 2 मिनट पहले क्या कर रहे थे। वो आपके साथ इन्वॉल्व, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चे को आपका प्यार आपका इमोशन चाहिए। आपको पता है जब हम स्टार्टिंग में बच्चे को स्क्रीन टाइम देते हैं उसको मजा भी नहीं आ रहा होता है, लेकिन फिर धीरे 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 वो उसका एक पैटर्न बनता जाता है, क्योंकि उसके पास कुछ और है नहीं करने को। और फिर धीरे धीरे उसको वो इंजॉय करने लगता है, और फिर उसका इमोशन कनेक्शन ही खत्म हो जाता है पेरेंट्स के साथ। ये हम्म सारी गलती हमारी। हम्म या जी 100% आई एग्री। हम अपने कंफर्ट के लिए सारा कुछ करते हैं, फिर बच्चों को कहते हैं कि डांट सही देते में। हैं, यार देख तू ये नहीं कर रहा, तू वो नहीं कर रही। सो इट्स हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, या अभी जैसे हम हाँ मोबाइल में बैठे रहेंगे और हम जी, बोलेंगे तुम पढ़ाई नहीं पढ़ाई कर कर रहे हो, लो। जी तो जी हाँ, वो सब 100%। चीजें। जी जी। तो अगर बच्चों की बात करें, जैसे अभी वो जैसे आपने कहा ना, फ़ोन दे देते हैं या आईपैड आजकल दे देते हैं, कोई टैबलेट जी। दे देते हैं, तो जो हम्म पिकी ईटर्स होते हम्म हैं, जो हम कहते हैं कि बच्चे यार खाना नहीं खाते, बड़े हम्म पिकी हैं, उसमें पेरेंट्स को क्या करना हम्म। चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? ओके सर, देखिए मैं जो भी बात कर रही हूँ मेरे एक्सपीरियंस से कर रही हूँ, जी जी जी, ठीक है। हम तो जो आपका अपने बच्चे एक्सपीरियंस के ही शेयर साथ कर रहे करती हैं। हूँ। जी 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 जी। जी, अगर आपने तो ये मैं आपको क्या हुआ करती होगा हूँ कि ये प्रॉब्लम कभी कि खाना ने कभी खाना नहीं खाया या पिकी ईटर होगी, तो आपने कैसे सॉल्व किया वो? नहीं सर, एक्चुअली हम्म मैंने स्टार्टिंग से ही ना, वो जैसे मैंने आपको बताया वो 1 साल की थी तब से मैंने चीजें समझना शुरू की, तो मैं मेरे को एक्चुअली ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं हुई हैं। ओके ओके। सच में नहीं हुई है। राइट राइट अभी राइट। देखिए क्या है, बच्चा ना एक पतंग की तरह होता है सर। ठीक है, हम्म। तो पतंग को जितना चाहे उड़ने दो, डोर अपने हाथ में रखो। आपको पता होना चाहिए कि कब कहाँ खींचनी है। ज्यादा जेंटल पेरेंटिंग भी अच्छी नहीं होती है। जी कहने का 100%। मतलब, जी जी जी। आपको पता होना चाहिए पेरेंट्स का काम है हेल्दी फूड प्रोवाइड करना। हम्म हेल्दी फूड में क्या ऑप्शंस होने चाहिए वो आप रख दो। लेकिन ये मत करो जैसे कई पेरेंट्स करते हैं कि अच्छा ये नहीं खा रहा है, इसको पिज्जा खाना है, चलो ले आओ कम से कम पेट तो भरेगा। नहीं, वो आपको नहीं करना है। चॉइसेस उसकी, मतलब चॉइसेस आपकी होनी चाहिए, फिर वो उसमें से चूज करे कि उसको क्या खाना है। और अगर यहाँ पर वो जो पतंग की डोर खींचने की बात कर रही हूँ, थोड़ा सख्ती दिखानी भी पड़े और वो नहीं खाना खाता है, जैसे कहीं तो अरे ये खाता ही नहीं है हम क्या करें, हम्म तो मत दो खाना थोड़ी देर के लिए। भूख हम्म लगेगी, खाना खाएगा, खाने का इंपॉर्टेंस भी समझ में आएगा बच्चे को। हम्म दिक्कत क्या है, हम्म, आजकल बच्चा एक चीज मांगता है हम 5 दे देते हैं। जी। क्या दिखाना चाह रहे हैं हम? कि हम्म हम सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, हमारे टाइम में नहीं था। टाइम में नहीं था तभी तो हम लोगों ने उस चीज की इम्पोर्टेंस समझी। आज हम इतना हाथ पाँव मारते हैं चीजें कमाने के लिए, क्योंकि हमें इम्पोर्टेंस पता है कि वो कैसे होती है। बच्चों के लिए हम क्या कर रहे हैं, इतना सिंपल कर रहे हैं हर चीज को कि उनको पता ही नहीं है कि टफ चीज होती क्या। और इसीलिए जो बच्चे गलत अ, जैसा कि सुसाइडल टेंडेंसी और ये जी जी सब जी, अपना लेते हैं, वो डिप्रेशन, क्यों जी। करते हैं? उनको आदत ही नहीं होती ज्यादा डिप्रेशन की। आपने सुना ही होगा, अरे मुझे स्ट्रेस हो गया। आजकल ऑफिस में बहुत चल रहा है कि जो जेनजीज हैं वो ऑफ ले लेते हैं ऑफिस से कि नहीं नहीं नहीं, मेरा जो मेंटल स्ट्रेस है वो बढ़ गया है, बढ़ मैं गया। डिप्रेशन में हूँ, मैं नहीं जी आ सकता हूँ। आजकल जी। ऐसा हो गया। लेकिन हमारे टाइम में मैंने ये वर्ड्स भी नहीं सुने थे। पता ही नहीं था, करना ही है, पता है कि करना ही है, यही करना है, अदरवाइज कुछ और नहीं। तो वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि अगर चूजी मतलब बच्चे हो जाएं खाने पीने के मामले में, तो पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या हेल्दी फूड प्रोवाइड कर रहे हो बच्चे के लिए। उनकी हाँ में हाँ मत मिलाओ। जेंटल पेरेंटिंग करो, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप ही का बच्चा बाद में भोगते वो चीजों को। या ट्रू जी। ट्रू।
तो अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें, अब रिलेशनशिप कोच भी हैं, तो पेरेंट्स ऑब्वियसली मैंने काफ़ी सुना है, आई मीन मैंने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया बट बच्चे के आने के बाद लोग कहते हैं ना कपल्स के बीच में कॉमन कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, राइट? तो आप उनको क्या कोच हाँ करते जी। हैं कि कैसे उनको सॉर्ट आउट करनी चाहिए वो कॉन्फ्लिक्ट्स? मैंने भी ये फेस नहीं किया कभी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, हम पहले से ही बहुत क्लियर थे कि जी। 24/7 हमें बच्चे के साथ भी रहना है और खुद के रिलेशनशिप को भी वो टाइम देना है, और हम लोग बहुत पुराने फ्रेंड्स भी हैं, तो हम समझते हैं इस चीज़ को। लेकिन हाँ, ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, जिनको ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, और इसका सबसे बड़ा रीज़न मुझे लगता है कि बेबी होने के बाद वो पार्टनर्स को साइडलाइन कर देते हैं। हम्म। उनके लिए मतलब वो बच्चा, बच्चा, बच्चा बहुत अच्छी बात है कि आप अब पेरेंट बन चुके हो, लेकिन आप एक पार्टनर हो सबसे पहले, उसके बाद आप पेरेंट बने हो। यहाँ पर क्या होता है, बच्चे का करियर, बच्चे का स्कूल, बच्चे का उसकी पार्टीज, इन्हीं सब में आप एक दूसरे से इमोशन शेयर करना ही भूल चुके हो। एक दूसरे से पूछना ही भूल चुके हो कि आज का दिन कैसा रहा, क्या किया। एक वो नॉर्मल सी बातें होती थी ना, जैसे मैं और मेरे हस्बैंड कुछ भी बात शुरू कर देते हैं, कुछ भी, लेकिन ऐसा लगता है कि हाँ, एक सारी चीजें एक साथ हम एक्सप्रेस कर पाते हैं हम्म। बिना सोचे, बिना। अभी क्या हो गया, अच्छा रुको रुको रुको, वो उठ रही है, अच्छा रुको उसका खाने का टाइम है, अच्छा रुको। तो ये चीजें बहुत गलत हैं। हम्म। पार्टनर को साइडलाइन नहीं करना चाहिए, आपको एज अ पार्टनर मतलब एक साथ मिलके आपको पेरेंटिंग करनी है। तो साइडलाइन मत कीजिए एक दूसरे को, और इमोशंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हस्बैंड वाइफ में इमोशंस इमोशन वाला एक रिलेशनशिप नहीं है, मान लीजिए, बच्चा क्या देख रहा है, आप कितनी भी अच्छी पेरेंटिंग कर रहे हैं, बच्चा क्या देख रहा है कि आप लोगों में कॉन्फ्लिक्ट है, और वो हम्म। इमोशनली सिक्योर फील ही नहीं करेगा, जी। क्योंकि वो आप लोगों को ही आपस में, और जहां पर हस्बैंड वाइफ में एक अच्छा रिलेशनशिप वो शेयर करते हैं, तो बच्चे का भी इमोशनल जो एक कॉर्नर है, वो उसका फैमिली, उसका होम बन जाता है। हम्म। तो बहुत जरूरी है अपने पार्टनर को भी उतनी ही तवज्जो देना, उतनी इंपॉर्टेंस देना, जितना आप पहले देते थे। पहले देते थे, नो, हंड्रेड मुझे ऐसा परसेंट। लगता है। ये जी। वही मेच्योरिटी की बात आ जाती है ना कि रिलेशनशिप में मेच्योरिटी कितनी है, जी। राइट? एंड हम कैसे सर, पता है क्या हो गया है कि हम्म। जी, पता है क्या हो गया सर, कि मदर्स ना, बेचारी, मैंने देखा है जितनी मुझसे बातें शेयर करती है, वो बहुत चीजों में अम, जैसे डिप्रेशन डिप्रेशन उनको बहुत हो गया है। उनको ऐसा लगने लगता है कि हम तो माँ ही बन के रह गए हैं। उससे पहले हम्म। उन्होंने इतना पढ़ाई की होती है, इतना करियर अपना सेटल किया होता है, वो सब कुछ छोड़ के। तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिप्रेस होती हैं, इसलिए वो अपने जो हस्बैंड से भी, अगर वो रोना चाह रही है, तो हस्बैंड को एक दो बार वो सुनता है, तीसरी बार वो बोलता है कि यार तुम रोती ही रहती हो। लेकिन वो क्या है, अभी उसका डिप्रेशन खत्म नहीं हुआ, उसको कुछ सुनने वाला चाहिए, जज करने वाला या लेक्चर देने वाला नहीं चाहिए। तो हस्बैंड का ये एक रोल बनता है। लेकिन वाइफ का भी एक रोल बनता है कि हस्बैंड को लगता है कि यार मैं इतना करता हूँ फिर भी ये अप्रिशिएट नहीं करती है, तो वाइफ को भी वो अप्रिसिएशन देना पड़ेगा हस्बैंड को। तो ये कुछ चीजें हैं जो समझनी हम्म। पड़ेंगी हम्म। हस्बैंड वाइफ को। दोनों को आपको मिलके, कोई भी जी, बाहर से आके नहीं बाहर से आके संभालने ही वाला। है, बट वो दोनों को हम्म। मिलके ही करना पड़ेगा कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व, राइट? जी। एंड दोनों को जी। मेच्योरिटी से डिस्कस करना पड़ेगा, जैसे मैं समझ रहा हूँ जैसे आप बात कर रहे हैं। एंड जी। अभी भी जैसे देखा जाए तो कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, या रात को बच्चा डिस्टर्ब करे, राइट? तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम्म। ना, कैसे शेयर करें ये? तो एज ए पेरेंट हमारे यहाँ हाँ। तो यही था कि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट? दोनों कोई भी उठ के कर सो सकता है। ट्रू। इंडिया में मैंने देखा है कि हम्म। मोस्टली ना मदर्स ही करती हैं ये काम। इंडिया में मैं जो स्पेशली देखा है, इसके बारे में आपका क्या थॉट है? सो मैं बिल्कुल ये चीज मेंशन करना चाहूंगी, मैंने भी बहुत सुना है, और जब मेरे पास इस तरह से वाइफ्स आके बताती हैं कि डायपर भी चेंज नहीं करते हैं हस्बैंड, मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरे हस्बैंड और मैंने दोनों ने मिलके ये सब चीजें करी हैं एक साथ। लेकिन जब मैं सुनती हूँ, और कहीं ना कहीं इसका रीजन होता है कि मेरी मदर इन लॉ कहती है कि अच्छा, डायपर क्या ये चेंज करेगा, नहीं तुम चेंज करो, तुम माँ बनी हो। तो ये चीजें भी बहुत गलत है। इसमें जो ग्रैंड पेरेंट्स है उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है, उनको समझाना चाहिए। यू नो तो मुझे लगता है ये पेरेंटिंग जो है, ये पार्टनरशिप की तरह लेना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैं ही करता हूँ, इसकी जगह पे ये माइंडसेट होना चाहिए कि हम दोनों मिलके करते हैं। ये होना चाहिए, इससे चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी। अब जो वाइफ है, वो घर भी संभालती है, बच्चा भी संभालती है, सुबह आपको जल्दी जाना, आपके लिए खाना भी बनाती है।
लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि उसकी रात की नींद पूरी नहीं हो रही है? दिन को बच्चा सोने नहीं देगा, बच्चे को तो पूरा टाइम चाहिए ना। तो थोड़ा सा टाइम आप बांट लो, या फिर कुछ कुछ आवर्स में आप सोना शुरू कर दो। अगर 4 आवर्स के लिए वो सो रही है, 4 आवर्स के लिए आप सो जाओ। अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए उठ रही है बार-बार, तो बर्पिंग और डायपर चेंज के लिए आप उठ जाओ। इसी तरह से होता है सर, ये आपको समझना पड़ेगा। इन हस्बैंड वाइफ को समझना पड़ेगा कि पेरेंटिंग मतलब पार्टनरशिप। जी। एक ऐसा, फिर मैं वही बात करूंगी, मुझे तो हमेशा एक पौधा ही नजर आता है। ये एक ऐसा पौधा है कि जितनी धूप और छांव बराबर की मिलेगी, ये उतना ही प्यारा खिलेगा। अगर धूप ज्यादा या छांव ज्यादा होगी तो ये खत्म हो जाएगा। जी, 100%, आई टोटली एग्री विद यू ऑन दिस। ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है रादर देन जस्ट मदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? ये हस्बैंड वाइफ दोनों बिल्कुल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड ऑफ अ डे। तभी तो वो, जैसे जी आपने एक रील में कहा था ना कि बच्चों को, जैसे मैंने देख रहा था आपकी एक रील थी कि फादर्स को क्या करना चाहिए, राइट? जो आपने 5 आपने एक बताया जी। था, बड़ा अच्छा था। मैं सुन के मैं खुद हाँ में हाँ, सोचा यार मैं कौन सी 5 में से कौन सी करता हूँ कौन सी ना करूँ बेटियों के लिए बेटियों के खासकर, लिए। हाँ जी। एग्जैक्टली, सो दैट वाज वंडरफुल, हम्म, बिकॉज मैंने ऐसे कहा मेरी 2 बेटियां, मैं सोचा हाँ ये बिल्कुल सही सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो नीचे एक कोई ऐसी पेरेंटिंग एडवाइस जो आपने देखा कि काफ़ी पॉपुलर है ऑनलाइन, राइट? लोग काफ़ी सुने, हम्म। काफ़ी फॉलो भी करते हैं, पर आपको लगता है कि वो गलत या हार्मफुल है? कोई ऐसा मिला आपको, कोई ऐसे ऑनलाइन? ऐसे तो बहुत सारे हैं सर। काफ़ी है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, सिर्फ कॉपी पेस्ट हो रहा है और जी, कुछ नहीं हो रहा जी। है। पेरेंट, मैं ये मानती हूँ कि आपको ये सारे पेजेस देखने चाहिए, नॉलेज गेन करना चाहिए, लेकिन क्या सही है क्या गलत है वो भी देखना चाहिए। वो कहते थे ना पुराने टाइम में कि कौवा कान ले गया, तो पहले कान चेक कर लो, हुँ, उसके बाद पैनिक हो। अभी क्या हो गया है, एक तो ये मदर गिल्ट, इसमें इतना कुछ दिखाते हैं बच्चे पे, ये नहीं करना चाहिए वो, और मदर गिल्ट इतना शुरू हो जाता है। ये चीजें हुँ, नहीं, आप बहुत अच्छे पेरेंट्स हो, इसीलिए कहीं न कहीं आज हमारा ये पॉडकास्ट भी देख रहे हैं ये लोग, ठीक है? तो आप बहुत अच्छे पेरेंट्स हो, लेकिन फ्यूचर, पास्ट में जीना छोड़ दो और प्रेज़ेंट में रहो। ये समझो कि क्या सही है, क्या गलत है, एक माँ से ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता। ये मुझे किसी ने कहा था जब मैं माँ बनी थी, हुँ, तो मैं बहुत रोती थी, मेरी बच्ची से ज़्यादा रोती थी, मैं बहुत पैनिक हो जाती थी और मेरे को बार-बार लगता था मैं कितनी कितनी बुरी माँ हूँ, कितनी बुरी हूँ मैं, और मुझे बच्चा सँभालना नहीं आता। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने बहुत अच्छा कहा था, अभी भी मैं कह रही हूँ तो मेरे को गूज़बम्प्स आ रहे हैं। हुँ, तो उसने गूज़बम्प्स आ कहा रहे था हैं। कि "नीजू कुछ भी हो, ये याद रखना दुनिया तुम्हें एडवाइस देगी, लेकिन एक माँ से ज़्यादा उसके बच्चे को और कोई नहीं समझता। इसलिए आप देखो, ये पेजेज़ देखो, आप नॉलेज गेन करो, सब करो, लेकिन आपको पता है कि आपके बच्चे को क्या चाहिए। एंड ऑफ द हुँ, डे आप ही उसकी माँ हो ना, हुँ। तो यस। 100%, 100%। मैं पूछने ही वाला था कि एक और कोई पेरेंट, जिस नए पेरेंट्स के लिए, स्पेशली जो न्यू पेरेंट्स बनते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस क्या जी, होगी आपके लिए? जो सबसे स्टार्ट, आपने बिल्कुल सही कहा, आई टोटली एग्री विद दिस वेल, सो इम्पोर्टेंट है। तो आपने जो आपने कहा था कि आपके इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, राइट? एक तो आपकी बेटी का अकाउंट है जो जी, आप मैनेज करती हैं, और कौन से अकाउंट्स हैं आपके? जी। सर एक मोटिवेशनल है, एक हम्म, जो मेरा एक्टिंग लाइन से रिलेटेड है, उसपे मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं रही थी, वो है। फिर यूट्यूब पे मैंने पेरेंटिंग अभी जस्ट स्टार्ट किया है। फिर फेसबुक पे जैसे बहुत सारे हैं, बिकॉज़ मेरा एक गोल, एक टारगेट अभी मेरा बन चुका है कि मुझे पूरा टाइम अपनी बेटी को देना है और कुछ ऐसा करना है जो मैं घर से कर सकूँ। क्योंकि जैसा कि आपने उस वक़्त कहा कि एक्टिंग लाइन के लिए हमें जाना पड़ता है बाहर, हमें एक टाइम पूरा देना पड़ता है। बेशक आप महीने में 10 दिन काम करो, लेकिन फिर 10 दिन आप, जैसे मैंने बीच में काम किया था, तो सब 10 दिन मैं अपनी बच्ची को रात को जब आती थी सोते हुए देखती थी, सुबह हम्म, जाती थी सोते हुए देखती थी। मुझे बहुत बुरा लगा। उस दिन हम्म, मैंने डिसाइड किया था कि मैं एज़ अ पेरेंटिंग कोच, एज़ अ लाइफ कोच, जो भी मैं अच्छा कर सकूँ या किसी को मोटिवेट कर सकूँ, उस पे काम करना शुरू करूँगी। इसलिए मैंने ये सारे पेजेज़ स्टार्ट किए। लेट्स सी क्या होता है, वैसे नो नो, बट गुड लक टू यू, आई जो भी थिंक। है। जी, आप काफ़ी अच्छा कर रही हैं काम वैसे, जैसे मैंने देखा आपका इंस्टाग्राम पे भी देखा था, काफ़ी अच्छा। जो नए पेरेंट्स हैं उनको सही सलाह दे रही हैं, वो भी अपने एक्सपीरियंस से, राइट? जो आपने सीखा है, जी, आप ऐसे नॉलेज शेयर कर रही हैं पेरेंट्स के लिए। आई एम जी, 100% होपफुल दैट इट विल गो अ लॉन्ग वे, इट विल गो लॉन्ग वे, डेफिनेटली लॉन्ग वे। मैं वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके जो सारे जो लिंक है, जी, एंड यूट्यूब। तो दोस्तों, यूट्यूब यहाँ पे जब आप देखेंगे ना, तो 2 आएंगे, मेरा और निजू का, तो दो उनको भी सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, एंड जी, फॉलो हर नॉलेज एंड विजडम। सो निजू, यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, बट जाने से पहले मैं चाहता हूँ एक आपकी टॉप एडवाइस जो आप कहेंगे यार ये
100% जो आज पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं वो स्टार्ट करें कल से, अभी से वो क्या होगी? बहुत सिंपल वे में बताऊं, जी प्लीज। परफेक्ट पेरेंट बनना छोड़ दो। परफेक्ट पेरेंट बनना छोड़ दो। परफेक्ट नहीं होता, कोई भी नहीं होता, कभी ना कभी। आज मैं आपको बता रही हूँ, मुझे भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है खुद को काम रखना। ये देखना कि वो प्यारा सा बच्चा आपसे अपने इमोशंस शेयर करना चाह रहा है, उसको सुनो, बाकी सब भूल जाओ। आपको कौन जज कर रहा है, कौन ये कह रहा है कि तुम बुरी माँ हो, अच्छी माँ हो, तुम बुरे पापा, अच्छे पापा हो, तुम कितने अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हो, नहीं पढ़ा रहे हो, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अपने बच्चे के इमोशंस को समझो। अगर वो रो रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो आप बैकफायर मत करो, सुनो उसको। बस परफेक्ट पेरेंट बनना छोड़ दो। कोई ये कर रहा है तो मैं भी वो करूंगी, कोई वो कर रहा है तो मैं भी ये करूंगी, किसी ने स्ट्रिक्टनेस दिखाई है बच्चे को तो मैं भी दिखाऊंगी, ये सब नहीं करो। वो बच्चा है, उसको सिर्फ आपकी जरूरत है। बस मेरी ये बहुत सिंपल एडवाइस है कि परफेक्ट मत बनो, कोई नहीं है परफेक्ट। 100% आई एग्री। सो थैंक यू नीचू। मुझे ना पॉडकास्ट के बाद ना मैं जाऊंगा, डॉटर्स को हक करूंगा थोड़ी देर बैठूंगा, जी बात करूंगा उनसे बिल्कुल। फिर वापस आऊंगा जॉब पे बहुत प्यारा, बहुत जी प्यारा गिफ्ट मिला है हमें, जी बहुत प्यारा। और 100%। अगर आज हम उन्हें अच्छे से नर्चर करेंगे तो फ्यूचर में हमारा जो हमारी जो कंट्री या हमारा जो वर्ल्ड है वो बहुत ब्राइट हो सकता है। ये सिर्फ पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। अभी आप मानेंगे नहीं, मैं जब भी इंस्टा पेज पे जब भी वीडियोस डालती हूँ जो मुझे लगता है कि ये किसी के काम ही आ सकती है, कुछ लोग उस पर भी डिसएग्री करते हैं। मैंने हम्म। जैसे कि एक वीडियो डाला था कि 21 दिन तक अगर आप बच्चों पर गुस्सा ना करो, तो कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और वाओ। कई लोगों ने कहा कि अरे हमें तो हर रोज मार पड़ जाती थी, हम क्या अपने बच्चों को ना मारे, इनको तो मार। कुछ लोगों ने लिखा इनको तो मारना चाहिए, बच्चों को तो रोज थप। उफ, मैं सोच रही थी कितनी क्रुएलिटी है, बच्चों पे कौन हार्श हो सकता है, बच्चों पे कौन हार्श हो सकता है। मुझे बहुत दुख होता है ऐसे लोगों से, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बच्चों को बच्चा ही रहने दो। एक तो आजकल जो भी माहौल चल रहा है, मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ, मेरे को लगता है बच्चों का बचपन मत छीनो कोई भी। तो ये सब हमें समझना चाहिए। वो बाहर से 100%। आ रहा है, कुछ कहना चाह रहा है, तो अपना सारा काम छोड़ के उसकी बात सुनो। कितना इंपॉर्टेंट आपका कॉल हो, कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, उसको ये बताओ कि बेटा मतलब मेरे लिए तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोई भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है। मैं आज अपना करियर सेक्रीफाइस कर रही हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे मेरी बेटी का अ, वो टाइम चाहिए। और सर ये जो हम कडल करते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि मैं उसको हक करूंगा, ये टाइम कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। उस वक्त उनकी प्रायोरिटी कुछ और होगी। आज वो आपके पास आ रहे हैं आपको हक करने के लिए, आपसे बातें शेयर करने के लिए, कल को आप तरसेंगे इन हम्म। चीजों के लिए। हम्म। तो क्यों ना हम इन सबको मेमोरी की तरह, ब्यूटीफुल मेमोरी की तरह इन सबको अपने पास जोड़ के रखें, राइट? 100%। वेरी गुड। 100% टोटली एग्री। सो दोस्तों प्लीज़ मेमोरीज बनाएं अपने बच्चों के साथ। जैसे निजू ने कहा, पता नहीं टाइम कब वो बड़े हो जाएंगे, फिर अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, तो आप ढूंढोगे उनको कि कहाँ है वो। सो प्लीज़ इंजॉय कीजिए एंड प्लीज़ अगर आपने पूरा एपिसोड देखा तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए आपका थॉट्स, आपने क्या सीखा आज के एपिसोड से। एंड थैंक यू निजू वंस अगेन फॉर कमिंग ऑन टू मीट द मैवरिक्स पॉडकास्ट। एंड गाइज प्लीज़ फॉलो हर ऑन हर यूट्यूब चैनल एंड और इंस्टाग्राम। मैं सारे लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। चलिए फिर मैं आऊँगा नए गेस्ट के साथ, नए मैवरिक के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड बी ए गुड पेरेंट। बाय फॉर नाउ।